बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात कही है। मैं नेहा जी आपके पास आता हूँ और समय-समय पर कई ऐसे राजनीतिक विद्वान हैं जो इसके ऊपर अपनी चिंताएँ जता चुके हैं। आप नेहा जी अपने जो आपका टेलीविज़न बुके है जस्ट टीवी का, आप डायरेक्टली डायस्पोरा से डेली डील करती हैं। रोज़ सुबह आपका टॉक शो रहता है 6 बजे का जो भारतीय समय के अनुसार है, जहाँ पर आप ब्रिटेन के, अमेरिका के, कनाडा के जो भारतीय हैं और आपने इस विषय पर बातचीत भी की है जो बढ़ता हुआ इस समय एक तरह से कहा जाए तो दरारें हैं खासतौर से हिंदू समाज और सिख समाज के बीच में हैं और बहुत प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी बुरी खबरें लगातार आ रही हैं एक्चुअली। तो आपकी नज़र में ये समस्या कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है और क्या भारतीय समाज इसको प्रबुद्धता से, समझदारी से जो विदेशों में रह रहा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है या वहाँ भी आग में घी डालने का प्रयास किया जा रहा है? नेहा जी। जी, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जो शीतल सर ने कहा और जो शमी सर ने कहा, उसी को मैं थोड़ा-सा आगे जोड़ देना चाहती हूँ, जो मेरे खुद के ऑब्जर्वेशंस हैं और जो एक्सपीरियंस है। अ, पंजाब में ये आइडिया बिल्कुल नहीं है कि अलग खालिस्तान चाहिए। बहुत बड़ा ग्रुप है जो जिसको पता है कि भारतीय संविधान के साथ उसकी जो एक भरोसा है और उसका जो विश्वास है वो बना हुआ है। और जैसा शमी सर ने कहा कि हिंदू और सिख ये एक दूसरे को अलग नहीं देखते हैं। मेरी भी एक फ़ोन पे बात हो रही थी और उनका ये कहना था कि वो आज ही जालंधर के पास से ट्रैवल करके आई हैं और पूरी सड़क पर उनको कहीं कोई जो है डर का माहौल नहीं दिखा, ना कहीं कोई बैरिकेड्स दिखे, ना कहीं कोई फ़ोर्स दिखी है। एक बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल जो है वहाँ पर उन्होंने देखा है और लगभग उनका ये कहना था कि वो पूरे पंजाब में ही क्योंकि उनका टूरिंग जो है प्रोफ़ेशन है, तो वो घूमती रहती हैं, तो ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था। और उनको उनका ये भी कहना था कि कहीं से उन्होंने सुना है अमृतपाल के बारे में कि उसकी तपस्या पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। खुद जो सिख कौम के लोग हैं कि 1 साल के भीतर-भीतर कोई खुद को इतना बड़ा सन्यासी कैसे कह सकता है? उसके दावे के ऊपर भी जो है, यही पंजाब की धरती से ही सवाल उठ रहे हैं। और सर मैं एक और जोड़ना चाहूँगी मुझे आपको याद दिलाना होगा कि जब पंजाब नेतृत्व कर रहा था किसान आंदोलन का, तो पंजाब ने बहुत ही सूझ-बूझ के साथ अपना आंदोलन चलाया था और कहीं से कोई भी जो हिंसक चीज़ें हैं या फिर भारत विरोधी जो चीज़ें हैं, वो प्रोजेक्ट नहीं की गई। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब ऐसी धरती है जिसको पता है कि उसकी लड़ाई किस बात की है, उसकी लड़ाई किससे है और उसका अपना हित जो है वो कहाँ है। तो भारत विरोधी किसी भी गतिविधि में पंजाब के लोग जो है अपना कंट्रीब्यूशन अपना योगदान नहीं देना चाहते। जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है और रही बात भारत के बाहर बैठे हुए पंजाब के लोग हैं या फिर जो सिख कौम के लोग हैं या फिर जो हिंदू ही हैं पंजाब के। अभी कल भी मेरी इंटरेक्शन हुई है और उन्होंने यही कहा है, भारतीय संविधान में पूरा का पूरा उनका विश्वास बना हुआ है और जो देश विरोधी ताकतें भारत से ही जो इस तरह की जो है विभाजनकारी नीतियाँ फैलाती हैं और प्रसारित करती हैं, जैसा शीतल सर ने कहा, वो भारत में ही सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस तरह की चीज़ों को एक ईंधन दिया जा रहा है और वो मसाला दिया जा रहा है ताकि जो है इसका राजनीतिक रूप से जो है फ़ायदा लिया जा सके। और बहुत ही चंद मुट्ठी भर लोग हैं। आप जो कह रहे हैं कि लंदन में प्रोटेस्ट हुआ है, यूएस में प्रोटेस्ट हुआ है, ये मुट्ठी भर लोग हैं जो प्रोटेस्ट करके विदेशों में भारत की जो छवि है, वो खराब करने पर तुले हुए हैं। और इसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि भारत की सरकार को जिस तरह से बर्ताव करना चाहिए था, वो नहीं किया जा रहा है और वो क्यों नहीं किया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन बहुत बचकाना लगता है जबकि आप यहाँ पे ब्रिटिश एन्वॉय के घर के बाहर आप बैरिकेड्स हटा देते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई सुरक्षा में चूक हुई। ये बचकानी हरकत है। ये आपकी सरकार की इमैच्योरिटी दर्शाती है। जिस मैच्योरिटी के साथ अ, अमृतपाल के मसले को डील करना चाहिए था। अगर आपको किसान आंदोलन के समय ही इस बात की शंका थी कि इसमें कुछ देश विरोधी ताकतें भी हैं जो कि प्रवेश कर गई हैं, तो आपकी इंटेलिजेंस फेल हो गई फिर। और जिस तरीके से पिछले 5 दिनों से अमृतपाल पुलिस को चकमा देकर भाग रहा है, सीधा-सीधा सवाल उठता है कि उसकी इतनी गहरी पैठ थी,
हरियाणा में वो रात में रुकता है, उत्तराखंड में वो प्रवेश कर गया और क्या पता कि वो नेपाल चला गया है। तो ये पूरे की पूरी जो फॉल्टी लाइन्स हैं, मुझे ज़्यादातर राजनीतिक तरीके से दिखती हैं फॉल्टी लाइन्स और लोगों की मैं समझदारी कहूँगी सर, पंजाब के लोगों की, कि वो किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आ रहे। इंटरनेट की सेवा बाधित कर दी गई थी, दोबारा से बहाल हो गई है, सिर्फ़ 2 ज़िलों में जो है अभी भी बंद है, फिरोज़पुर और तरन-तारण में। लेकिन पंजाब के लोग समझते हैं, सारा जो खेल है या फिर ये सारा जो अटेंशन है, अब मैं मीडिया का भी रोल जो है सर यहाँ पर हाइलाइट करना चाहूँगी। द वायर की एक हेडलाइन है, पंजाब उबल रहा है, पंजाब नहीं उबल रहा है। आप वेरीफ़ाई हुँ। कीजिए, जब आप हेडलाइन्स का चयन करते हैं, तो आप देखिए कितने संवेदनशील मसले पर आपने कुछ लिखा है और आपको लिखने से पहले सोचना चाहिए कि क्या आप आग में घी डालने का तो काम नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल तरीके से ज़िम्मेदार पत्रकार होने के नाते आपको अपने शब्दों का, अपने लाइन्स का चयन करना चाहिए। इस वक़्त जितने भी टेलीविज़न जितने भी खबरिया चैनल पर मैं देख रही हूँ, थोड़ा-सा आपको एक सेंसिबल तरीके से, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपनी लाइन्स का चयन करिए। क्या देश में दूसरी समस्याएँ नहीं हैं? क्या आपको अपनी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? तो कहीं न कहीं मुझे सबके केंद्र में जो है, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और राजनीतिक दलों की तरफ से भी एक भारी कमी मैं कहूँगी। बहुत अच्छी बात कही आप